हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला है क्लास 12 चैप्टर है सेकंड, दो द्रव्यता का अंत। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका डिलीटेड है, जिसका नाम था शीत युद्ध का दौर। वो इस टर्म में अभी डिलीटेड है। तो आप हमें सीधा चैप्टर फर्स्ट को छोड़ के हमें सीधा चैप्टर सेकंड करना पड़ेगा, जिसका नाम है दो द्रव्यता का अंत। तो हमें ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसमें कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं। इसमें जो सबसे पहला है वो है साम्यवाद और दूसरा पूंजीवाद। तो इस चैप्टर का सबसे पहला तो ये बेस है कि हम इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे साम्यवाद और दूसरा पूंजीवाद। तो जो साम्यवाद, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है साम्यवाद की। साम्यवाद उस विचारधारा पर बल देता है, तो यानी साम्यवाद उस विचारधारा पर बल देता है जिसमें मुख्यतः हिंसा के माध्यम से आर्थिक समानता की बात की जाती है। यानी इसमें मुख्यतः हिंसा जो यानी लड़ाई झगड़ों के माध्यम से ही पैसों से जो रिलेटेड, यानी इसमें लड़ाई झगड़ों के माध्यम से ही पैसों से रिलेटेड समानता की बात की जाती है, उसको हम साम्यवाद के रूप में देखते हैं। अब दूसरा है पूंजीवाद। तो इसमें यानी पूंजीवाद में क्या, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है पूंजीवाद की। पूंजीवाद समाज में उत्पादन के साधन जब किसी हम एक व्यक्तिगत हाथों में सौंप देते हैं तो उस क्रिया को हमें पूंजीवादी के नाम से जानते हैं। तो यानी इसमें सिंपल सा ये कि जब पूरे समाज में, यानी समाज में जब उत्पादन के साधन जब किसी हम एक व्यक्तिगत हाथों में दे देते हैं, वो यानी सौंप देते हैं, वो यानी एक तरीके से हम उनको एक जिम्मा सौंपते हैं, तो उसको पूंजीवाद कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति समाज कल्याण को न देखते हुए अपने व्यक्तिगत हित को देखता है, यानी अपने प्रॉफिट, अपने फ़ायदे को देखता है, उसको हम पूंजीवादी के नाम से जानते हैं। तो ये आपका वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये थोड़ा बेसिक है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें बेसिक पता होना चाहिए। तो अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, अब यहाँ से बेटा चैप्टर स्टार्ट होता है। पहला टॉपिक है हमारा साम्यवादी विचारधारा का उदय, यानी जिसको हमने रूसी क्रांति के नाम से भी जाना है। इसको हमने रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं, साम्यवादी विचारधारा का उदय। तो अभी जो सबसे पहला है 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के अंतर्गत साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ। तो नहीं, अब ये समझ लो कि यहाँ पे आपके दो MCQ बन गए। सबसे पहला तो आपका बना 1917, सबसे पहले आपका बना 1917 और दूसरा बना व्लादिमीर लेनिन। तो आपसे यानी ऐसे पेपर में पूछ सकता है कि व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के अंतर्गत साम्यवादी विचारधारा का उदय कब देखने को मिला। तो वहाँ पे बेटा आपको डेट ये आपको ये याद रखना है, आपके 1 मार्क्स में पूछ सकता है। तो कब बेटा 1917, कब 1917। और आपसे दूसरा MCQ ऐसे पूछ सकता है कि 1917 में किस व्यक्ति द्वारा साम्यवादी विचारधारा का उदय देखने को मिला। तो उन व्यक्ति का वो नाम है व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। अब यहाँ पे दूसरा है, इसको बाल्शेविक क्रांति भी कहा गया है, यानी हमने इसको एक क्रांति के नाम से वो जाना है बोल्शेविक, यानी इसका ये मिसप्रिंट है, ये बोल्शेविक है, हमने इसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा, इसके तहत USSR यानी यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसमें बेटा एक मिसप्रिंट है, यहाँ पे आएगा सोवियत, यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट ऑफ रिपब्लिक, ये इसकी फुल फॉर्म है। वैसे पेपर में पूछता नहीं है, तभी अगर आपको याद रखना तो याद रख सकते हो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये इसकी फुल फॉर्म है, यानी USSR। इसका चौथा, यह व्यवस्था पूंजीवादी विचारधारा के एकदम विरुद्ध थी। मतलब बेटा जो ये जो व्यवस्था थी वो एकदम पूंजीवादी विचारधारा के विरुद्ध थी। तो ये व्यवस्था आपको पता है कि जो सोवियत संघ है वो साम्यवादी को मानता था और जो अमेरिका है वो पूंजीवादी को मानता था। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अगर आप पढ़ोगे, अगर मैं आपको थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊं तो उसमें बेटा ये है कि जो सोवियत संघ है वो साम्यवादी को मानता था और जो अमेरिका है वो पूंजीवादी को मानता था। इसलिए जो साम्यवादी विचारधारा ये थी कि ये हमेशा पूंजीवादी विचारधारा के एकदम विरुद्ध थी और इसका मुख्य उद्देश्य साम्य
और 5वां बेटा इसका मुख्य उद्देश्य साम्यवादी विचारधारा के सामाजिक तंत्र को मजबूत करना। तो यानी इसका सबसे बड़ा मुख्य कार्य हम कह सकते हैं कि मतलब साम्यवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना, उसको मजबूत करना। तो ये था इसका ये 5वां। अब यहाँ से ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हमें बेटा अब दूसरा टॉपिक है सोवियत संघ में आर्थिक और सामाजिक सुधार। यानी सोवियत संघ में आर्थिक और सामाजिक सुधार किस तरीके से लागू किए गए, किसके द्वारा लागू किए गए, कब लागू किए गए और किस लिए लागू किए गए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला आपका बनता है 1980। 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। बेटा यहाँ पे आपके 3 MCQ बन गए। सबसे पहला तो आपका ये बन गया कि 1980 के दशक में, एक तो 1980 और दूसरा मिखाइल गोर्बाचेव और तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी। अगर आपको बता दूं कि आपके पेपर में कैसे पूछ सकता है, तो सबसे पहले तो आपसे ऐसे ये पूछ सकता है कि मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने, तो आप बता देना 1980। या फिर दूसरा ऐसे पूछ सकता है कि 1980 के दशक में ऐसे कौन से नेता थे जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में आए, तो वो है मिखाइल गोर्बाचेव। या आपसे तीसरा ऐसे पूछ सकता है कि जब 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के कौन से पार्टी से संबंध रखते थे, तो बेटा कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते थे। आपसे ऐसे 3 MCQ आपके यहाँ पे बन चुके हैं, तो आपसे ऐसे पेपर में पूछ सकता है। यानी आप ये समझ लो कि आपके बड़े क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे और छोटे क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे। और दूसरा बेटा इन्होंने साम्यवादी प्रणाली पर सुधार दिया। यानी एक वहाँ पे प्रणाली थी साम्यवादी प्रणाली, इन्होंने अत्यधिक सुधार पर बल दिया साम्यवादी प्रणाली पर। इन्होंने ऐसी 2 नीति अपनाई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला तो इसकी जो नीति थी पेरेस्नोइत्रा और दूसरा है ग्लासनोस्त। ये ऐसी 2 नीति थी जो मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनाई थी। अगर आपसे पेपर में पूछे कि मिखाइल गोर्बाचेव ने ऐसी कौन सी 2 नीति अपनाई थी, तो पेरेस्नोइत्रा और ग्लासनोस्त, तो ऐसी 2 नीति अपनाई थी। तो बेटा हमने पेरेस्नोइत्रा को हिंदी में अगर आप मतलब जानो तो इसका मतलब होता है पुनर्संरचना, और ग्लासनोस्त का मतलब होता है बेटा खुलापन। ऐसी 2 नीति अपनाई थी, पेपर में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और चौथा बेटा गोर्बाचेव की आर्थिक और सामाजिक सुधार की नीति बहुत देरी से लागू की गई। यानी ऐसा कहा जाता है कि जो गोर्बाचेव की जो आर्थिक और सामाजिक सुधार की नीति बहुत ज़्यादा देरी से लागू की गई थी। इसी के चलते बेटा लोगों ने गोर्बाचेव के विरुद्ध काफ़ी ज़्यादा गुटों का निर्माण कर लिया था। यानी गोर्बाचेव के पीठ पीछे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रुप, यानी गुट हम उसे कह सकते हैं, यानी ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स, हम इसको ग्रुप्स के नाम से वो जान सकते हैं, ताकि हम इसको ग्रुप्स के नाम से वो जान सकते हैं। जो गोर्बाचेव के विरुद्ध काफ़ी ज़्यादा गुटों का, यानी जो छोटे छोटे ग्रुप्स का निर्माण लोगों द्वारा किया गया, जब इनकी जो नीति थी ये देरी से लागू हुई थी इसलिए। और छठा बेटा परिणाम स्वरूप, इसी के चलते परिणाम स्वरूप दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस और यूक्रेन द्वारा सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की गई। अब यहाँ से आपके 2 MCQ क्वेश्चन बन गए। तो सबसे पहले आपसे पेपर में पूछ सकता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो 1991 में। कब? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। और ऐसे कौन से 3 गणराज्य थे जो सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो सबसे पहला ये रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ये ऐसे 3 थे। तो आपके ऐसे पेपर में पूछ सकता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अब यहाँ पे जो बेटा 7वां है सोवियत संघ, इसी के चलते बेटा जब इसका जब विघटन हुआ ना 1991 में, तो इसी के चलते बेटा सोवियत संघ 15 टुकड़ों में विभाजित हो गया। और जिसको हमने CIS के रूप, यानी जिसको हमने CIS के नाम से जानते हैं, ये यानी इसकी जो CIS की जो फुल फॉर्म है बेटा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी हर अलग अलग देश अब खुद पर वो यानी इंडिपेंडेंट हो गया स्टेट्स। ये भी आपके पेपर में पूछ सकता है, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स।
तो यानी इसी के चलते शीत युद्ध की समाप्ति भी हुई और सोवियत संघ की हार भी हुई। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सोवियत संघ में 15 मतलब सोवियत संघ में शामिल 15 देश, जब सोवियत संघ 15 टुकड़ों में टूट गया था, तो ये देश है। ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। अब यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया, सोवियत संघ के विघटन के कारण। आखिर ऐसा हुआ क्या, मतलब ऐसी क्या दिक्कत आ पड़ी, यानी सोवियत संघ आखिर क्यों टूट गया, आखिर ऐसे कौन से कारण थे सोवियत संघ के टूटने के। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे, पहला है बेटा हथियारों की होड़। यानी अगर आप देखोगे, पहला है हथियारों की होड़। तो यानी अगर मैं आपको थोड़ा फर्स्ट चैप्टर का बताऊँ, शीत युद्ध का दौर, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध, वो यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। बेटा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1945 से 1991 के बीच में। तो उसमें जो सबसे बड़े दो दुश्मन थे, एक तो सोवियत संघ था और एक अमेरिका था। और सोवियत संघ और अमेरिका, तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा युद्ध करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे आपस में। यानी ये केवल विश्व में ऐसी दो महाशक्ति थी, तो काफ़ी ज़्यादा हथियारों की होड़ होती थी। सोवियत संघ काफ़ी ज़्यादा हथियारों की होड़ करता था, या फिर वहाँ से अमेरिका हथियारों की होड़। यानी लड़ाई झगड़े में हथियारों का प्रयोग, यानी इसमें हथियारों की होड़ से ये कहा गया कि हथियारों का प्रयोग ज़्यादा किया करते थे ये दोनों देश। यानी हथियारों की होड़ में बहुत ज़्यादा वृद्धि थी, यानी हथियारों की होड़ का ज़्यादा प्रयोग करना, एक ये भी सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। और दूसरा बेटा शॉक थेरेपी, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसके ऊपर बेटा पूरा टॉपिक बना है, तो यह मैं आपको आगे बताऊंगा। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये ध्यान रखना। अब तीसरा, खाद्यान्न की जगह सैनिक उपकरण पर बल। बेटा जो वहाँ पे जो खाद्यान्न यानी जो खाने पीने की जो वस्तु होती थी ना, उनकी जगह बेटा सैनिक उपकरण पर बल देते थे। यानी जो मान लो जैसे सोवियत संघ है, तो यानी सोवियत संघ खाने पीने की जगह सैनिक हथियार खरीद लेता था, यानी उनका ज़्यादा प्रयोग करता था। तो इसी के चलते ही लोगों की कभी भी महत्वाकांक्षाएं पूरी ना हो सकी, जो लोगों की जो मांग है, जो आवश्यकता है, वो कभी भी लोगों की पूरी ना हो सकी, उनकी महत्वाकांक्षा है। तो ये भी एक कारण ये बना। और यहाँ पे पांचवा बेटा रूस को ज़्यादा महत्व। यानी अगर मैं आपको बता दूँ, जो 15 गणराज्य है, अगर हम पीछे वो चलते हैं, जो सोवियत संघ जो 15 टुकड़ों में जो टूट गया, तो उसमें बेटा जो रूस, अब ये देख रहे हो, ये पहला ये रूस है बेटा। तो ये रूस का देखो क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक फैला है। तो ये मतलब इसके क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, इसी के चलते बेटा इसको ज़्यादा महत्व देते थे। यानी ये रूस को हम इसका उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूसी। यानी इसको ज़्यादा महत्व मिलने के कारण ही कहीं ना कहीं इसका ये भी एक कारण बन गया विघटन होने का। बेटा मैं आपको बता दूं कि जो ये आपको जो पॉइंट्स दिख रहे, तो ये आपके 6 से 8 नंबर में ये पूछ सकता है, 6 से 8 नंबर में आपसे पूछ सकता है। तो अगर आप इतना लिखोगे तो आपको नंबर तो मिलने नहीं वाले। तो आपको मैं कुछ बता दूं कि इसको एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है। इस जो पॉइंट है, जो अगर आप इतना लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको कम से कम एक पॉइंट लिखना है और बुलेट बनाना है और इसको एक्सप्लेन करना है अपनी भाषा में, घबराने की बात नहीं है। देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक पॉइंट बनाया, पहले मैंने बनाया है कि अमेरिका से तकनीक में पिछड़ापन। जो अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया है, यानी बुलेट बनाया, अंडरलाइन किया और उसको एक्सप्लेन कर दिया अपनी भाषा में। चाहे तो आप कुछ भी एक्सप्लेन करो, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हो तो सबसे पहले टीचर बेटा पॉइंट को देखता है कि पॉइंट अच्छा है कि नहीं है। यानी सबसे पॉइंट मेन, उसमें पॉइंट मेन होता है, बस पॉइंट अच्छा होना चाहिए। बाकी टीचर बाकी एक्सप्लेन को नहीं देखता, पॉइंट को देखता है। तो यानी अगर आपका पॉइंट अच्छा होगा तो आपका टीचर की एक्सप्रेशन भी अच्छा हुआ, तो आपको नंबर भी थोड़े एक्स्ट्रा मिल सकते हैं पेपर में। तो जैसे कि मैंने इसमें ये लिखा, पहला पॉइंट अमेरिका से तकनीक में पिछड़ापन। तो ये भी सोवियत संघ के विघटन का एक कारण ये बनी। जो सोवियत संघ था वो कहीं ना कहीं 1991 से पहले अमेरिका से तकनीक यानी टेक्नोलॉजी में पीछे था। तो ये भी एक सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी।
और दूसरा बेटा मैंने इसमें ये यहाँ पे ये खाद्यान्न की जगह, ये आपको मैंने बता दिया कि खाद्यान्न की जगह वहाँ पे सैनिक उपकरण पर ज़्यादा बल देते थे। तो आप पेपर में ऐसे लिख सकते हो, आपको पूरे फुल नंबर वो मिलेंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। और यहाँ पे बेटा छठा आपको बता दिया मैंने। सातवां है गोरवाचेप की नीति का देरी से लागू होना। बेटा जो गोरवाचेप की जो नीति थी वो काफ़ी ज़्यादा देरी से लागू हुई थी। मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि जो गोरवाचेप की जो नीति थी देरी से वो लागू हुई थी। इसके चलते लोगों ने वो ग्रुप्स जो यानी गुटों का निर्माण कर लिया था, है ना। अब यहाँ पे पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेही ना होना। बेटा जो वहाँ की जो पार्टी, जो वहाँ पे जो वहाँ की जो सरकार होती थी, वो कभी भी जनता जब उनसे वो सवाल करती थी तो वो उनके प्रति जवाबदेही नहीं होती थी। तो ये भी एक कारण बनी सोवियत संघ के विघटन होने का। अब यहाँ पे बेटा आखिरी टॉपिक, शीत युद्ध के अंत के परिणाम। या इसमें ये बताया कि शीत युद्ध के ख़त्म होने के बाद आखिर क्या हुआ, वो यानी शीत युद्ध के अंत के बाद उसके क्या परिणाम वो निकले, है ना। तो यहाँ पे जो सबसे पहला है विश्व में एक ध्रुवीयता का उदय। सबसे पहला है विश्व में एक ध्रुवीयता का उदय। तो अगर आपको मैं बताऊं कि 1991 से पहले विश्व में बेटा दो ध्रुवीयता थी, यानी दो ऐसी महाशक्ति थी। एक तो रूस थी और अमेरिका, यानी रूस को अभी पहले कहते थे रूस को सोवियत संघ। तो यानी बेटा एक तो सोवियत संघ थी और एक अमेरिका, ऐसी दो महाशक्ति थी। तो 1991 के बाद वो यानी शीत युद्ध के ख़त्म होने के बाद विश्व में केवल एक ध्रुवीयता बची, केवल एक महाशक्ति बची, उसका नाम है USA, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और दूसरा बेटा सोवियत संघ की हार। ये तो सिंपल सा है कि अगर शीत युद्ध जब विश्व में एक ध्रुवीयता बचेगी तो सोवियत संघ की हार, है ना। अब तीसरा है हथियारों की होड़ में कमी। जब शीत युद्ध खत्म हो गया ना, जब सोवियत संघ 15 टुकड़ों में विभाजित हो गया, तो कहीं ना कहीं सोवियत संघ अब कमज़ोर पड़ गया। तो इसी के चलते बेटा अब कभी भी वर्ल्ड वॉर हुआ ही नहीं। तो हथियारों की होड़ में काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई, यानी हथियारों का, आप ऐसा कह सकते हो कि यानी हथियारों का कम प्रयोग किया गया, हथियारों का कम प्रयोग किया गया, आप ऐसा ही कह सकते हो। और जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो एक और चीज़ हुई, विश्व में अमेरिकी वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी, यानी लोग अमेरिका की ओर ज़्यादा अग्रसर होने लगे, उसकी चर्चा होने लगी, यानी अमेरिकी वर्चस्व ज़्यादा बढ़ गया। और पांचवा CIS का उदय देखने को मिला। आपको मैं बता दूं कि ये हमने पिछले टॉपिक में शायद पढ़ा भी था कि शीत युद्ध के बाद जब सोवियत संघ 15 टुकड़ों में विभाजित हो गया तो हमने उसको किस नाम से वो जाना था, CIS। आपको याद आ गया होगा CIS, जिसकी फुल फॉर्म थी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो यहाँ तक के लिए बस इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ये पार्ट 1 था और इसके अगला जो हम इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊँगा। बस अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।